हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति और इस वीडियो में हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद देखेंगे। देखिए, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद वैसे बहुत ही इजी है, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके इस कंफ्यूजन को मैं ख़त्म कर सकूं। देखिए, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद को समझने से पहले हम यहाँ मोटे मोटे तौर पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं, ताकि आपको माइंड में वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो जो थियोरेटिकल पार्ट हम इसका देखेंगे तो आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले जो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण था, तो जैसे आप सभी जानते होंगे कि इसके अंदर बेसिकली जो औपचारिक संस्थाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता था, और जैसे जो कानूनी पक्ष होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, संवैधानिक अध्ययन होता था। लेकिन जब इस परंपरागत दृष्टिकोण से कुछ कमियां सामने आई, तब कुछ विचारकों को जरूरत लगी कि औपचारिक पक्ष से ध्यान हटाकर जो अनौपचारिक तत्व हैं, जो अनौपचारिक कर्ता हैं, उन पर भी अपना फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो भी राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो इसीलिए व्यवहारवाद अस्तित्व में आया। ये 1939 और 45 के करीब, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब के समय की बात है, जब व्यवहारवाद अस्तित्व में आया। व्यवहारवाद में बेसिकली राजनीतिक व्यवहार को जो प्रभावित करते हैं, जो तत्व उन्हें प्रभावित करते हैं, उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। जैसे कि ये जो हित समूह होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, मंत्री हुए, विधायक हुए, जो भी सामाजिक आर्थिक तत्व हैं, राजनीतिक संस्कृति है, ये जो सारे तत्व हैं जो पॉलिटिकल बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं, इनको बहुत इम्पोर्टेंस दी गई। और जो अध्ययन पद्धति, जो मेथड अपनाया गया था व्यवहारवाद में, वो अंतर्विषयक उपागम था, यानी कि वो इंटररिलेट करके सारे समाज विज्ञानों को एक साथ कनेक्ट करके देखते थे। वैज्ञानिक मेथड था, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें कंफ्यूज करता है वो था मूल्य निरपेक्ष उपागम, यानी कि ये जो व्यवहारवाद अपनाया था उसके अंदर मूल्यों के महत्व को कम आंका गया था। मूल्य विहीन अध्ययन करने की बात करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो चाहते थे कि वैज्ञानिक पद्धति से, एकदम साइंटिफिक मेथड से ऐसा राजनीतिक सिद्धांत बने जिस पर किसी भी मूल्य का कोई प्रभाव ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि वो उसको एक तरह से पूर्ण रूप से निरपेक्ष बनाना चाहते थे, कि वो मूल्यों से, उचित अनुचित से, इनसे प्रभावित ना हो और एक हमको साइंटिफिक रिजल्ट मिले। तो यही था, जो साइंटिफिक मेथड था वो व्यवहारवाद में अपनाया गया था। और ये लोग तार्किक कथन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तार्किक कथन क्या होता है कि 2 और 2 4 होता है। अब सब जगह 2 और 2 4 है, ये फैक्ट है और ये तर्क की बात है, तो वो तर्क पे विश्वास करते थे। यानी कि वो किसी भी ऐसे स्टेटमेंट को मान्यता नहीं देंगे जिसकी वैज्ञानिक स्तर पर या साइंटिफिक रूप में हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, उसको सत्यापित नहीं कर सकते हैं कि ये साइंटिफिक रूप से सत्य है। अब जब व्यवहारवाद अस्तित्व में आया और ये जब 1970s के थोड़े समय पहले तक अस्तित्व में रहा, तो इसके फलस्वरूप भी असंतोष पैदा हुआ, इसकी भी कमियां सामने आई। तो डेविड स्टर्न, जो मुख्य रूप से व्यवहारवाद के प्रवर्तक थे, उन्होंने खुद ही ने 1969 के अंदर उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का आगाज कर दिया था। यानी उनको खुद को समझ में आ गया था कि जो व्यवहारवाद के जो सिद्धांत या मान्यताएं हमने अपनाई हैं वो पूर्ण नहीं है, और वो एक तरह से इनरेलेवेंट है, वो काम में नहीं आ रहा है। उनको स्वयं को इसमें कमियां लगी और इसीलिए उन्होंने उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का सूत्रपात किया। अब ये मोटे मोटे रूप में हमें बात समझ में आ गई है कि किसके बाद क्या हुआ। अब ये देखिए, डिफरेंस समझिए कि जो उत्तर व्यवहारवाद है वो परंपरागत दृष्टिकोण नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद सिर्फ व्यवहारवाद की कमियों को पूरा करेगा, यानी उसमें जो जो उन्हें कमियां लगी वो उसमें और ऐड कर देगा, मगर वो ये नहीं कह रहा है कि व्यवहारवाद गलत था या हमें परंपरागत दृष्टिकोण को ही अपना लेना चाहिए। बेसिकली उत्तर व्यवहारवाद थोड़ा और फ्लेक्सिबल हो गया था, जिसने दोनों ही उपागमों के थोड़े थोड़े जो तत्व लेके एक समायोजन करके एक नया उपागम बनाया था।
व्यवहारवाद से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट विचारक हैं ये, और इनमें जिसे कह सकते हैं कि जिन्होंने व्यवहारवाद का आगाज़ किया था उसमें रॉबर्ट ए डेहल हैं, डेविड ईस्टन है और हीज यूलाऊ है। ये तो इम्पोर्टेंट नेम्स हैं। बाकी कॉलमैन, कार्ल ड्यूश, साइमन, ग्राहम वालास, ये सब भी व्यवहारवाद से जुड़े हुए थिंकर्स हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है चार्ल्स ई मेरियम की, जो 1925 में आई थी, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। इसको एक तरह से व्यवहारवाद का आगाज़ करने वाली रचना कहा जाता है, तो ये बुक हमें याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट बुक है। देखिए जो बाकी जो इनके थिंकर्स हैं उनकी बुक्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो कुछ के नाम तो मैं यहाँ दे रही हूँ, और बाकी जो होंगे हम इसके जब MCQ सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो डेविड ईस्टन व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवक्ता थे, उन्होंने व्यवहारवाद की मुख्यतः क्या विशेषताएं बताई थी। उन्होंने 8 विशेषताएं बताई थी व्यवहारवाद की और 7 विशेषताएं बताई थी उत्तर व्यवहारवाद की। तो यहाँ भी डिफरेंस है, तो ये भी ध्यान रखना है। ये 8 विशेषताएं कौन कौन सी थी? नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक या प्राविधि, प्रमाणीकरण, मूल्य निरपेक्षता, क्रमबद्धता, विशुद्ध विज्ञान, एकीकरण या समायोजन। हम जल्दी जल्दी से इन विशेषताओं को देख लेते हैं ताकि अगर किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्लियर हो जाए। नियमितताओं से डेविड ईस्टन का मतलब है कि जो राजनीतिक विज्ञान है उसके अंदर हम ऐसी नियमितताएं, ऐसा सामान्य सिद्धांत ढूंढ सकते हैं, उनमें सामान्यता देखी जा सकती है, कॉमन फैक्ट्स निकाल सकते हैं और इसके आधार पर हम राजनीतिक सिद्धांत बना सकते हैं। उन कॉमन फैक्ट्स के द्वारा जो राजनीतिक सिद्धांत बनाए जाएंगे वो वैसे ही होने चाहिए जिनको हम सत्यापित कर सके, जिनका सत्यापन हो सके, यानी कि जिनकी हम जांच कर सकें। अब जब ये राजनीतिक सिद्धांत बनाए जाएंगे तो उनके लिए जो डेटा चाहिए, तत्व चाहिए, उनके लिए तकनीक का यूज़ किया जाएगा। ऐसे ही रैंडमली हम कुछ भी उठा के कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं बना सकते हैं। टेक्निक चाहिए, उसके लिए जो भी आंकड़े लिए जाएंगे, डेटा लिए जाएंगे, तर्क संगत होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रमाणीकरण, यानी कि जो हमने आंकड़े लिए हैं, जो आधार सामग्री हमने ली है, उसका मेजरमेंट किया जा सके, उसका प्रमाणीकरण किया जा सके, ऐसा जरूरी है। नेक्स्ट है मूल्य निरपेक्षता। डेविड ईस्टन जो व्यवहारवाद के प्रवक्ता थे, उन्होंने ये कहा था कि ये जो भी अनुसंधान, रिसर्च या हम राजनीतिक सिद्धांत बना रहे हैं, ये मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए, यानी जो अनुसंधान करता है उसके जो मूल्य हैं, ये जो सामाजिक मूल्य हैं उसमें नहीं आने चाहिए। उचित, अनुचित, लाभ हानि, इस तरह की चीज़ उसमें नहीं देखी जानी चाहिए। विशुद्ध विज्ञान की तरह वो सिद्धांत बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्रमबद्धता या व्यवस्थीकरण, यानी कि जो रिसर्च किया जा रहा है, जो अनुसंधान है उस राजनीतिक सिद्धांत के लिए, वो एकदम क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट है विशुद्ध विज्ञान, ये वही कि मूल्यों से विहीन अनुसंधान होगा, प्योर साइंटिफिक मेथड से होना चाहिए विशुद्ध विज्ञान। एकीकरण या समायोजन, यानी कि ये जो सिद्धांत बन रहा है, ये जो राजनीति विज्ञान है, ये विभिन्न जो अलग अलग समाज विज्ञान हैं उनसे रिलेटेड है, उनसे समायोजित होकर ही रहेगा, वो अलग थलग नहीं हो सकता है। अब जो हम नेक्स्ट विशेषताएं इसकी देखते हैं, ये जो इसका व्यवहारवाद का सार है उसके आधार की विशेषताएं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अब जो नेक्स्ट विशेषताएं हैं वो व्यवहारवाद को आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगी। राज्य की संरचना की जगह राजनीतिक प्रक्रिया को प्रमुखता, यानी कि संरचना की जगह जो राजनीतिक प्रक्रिया है उससे इम्पोर्टेंस दे रहा है। सामाजिक आर्थिक संरचनाएं, जो भी सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है हमारे समाज में, वो या तो सहायक होगा या बाधक होगा जब पॉलिटिकल थ्योरी बनाई जाएगी, या जो भी हम राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान में कर रहे हैं तो उनका प्रभाव जरूर देखा जाएगा, उनको इंक्लूड किया जाएगा। स्पष्ट व सुनिर्दिष्ट संकल्पनाएं, ये वही साइंटिफिक मेथड की बात है कि हर चीज़ एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, कोई भी ऐसी मान्यता नहीं मानी जाएगी जिसे हम साइंटिफिक रूप में नहीं प्रमाणित कर सकते। सिद्धांत और अनुसंधान आश्रित होते हैं, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। सिद्धांत अनुसंधान पे निर्भर करेगा और अनुसंधान सिद्धांत पे निर्भर करेगा।
नेक्स्ट है मनुष्य के कार्यकलाप का निरीक्षण। ये जो व्यवहारवाद है ये मनुष्यों की जो भी क्रियाएं हैं, जो भी कार्यकलाप हो रहे हैं, जो भी राजनीतिक व्यवहार है उसका निरीक्षण करेगा। नेक्स्ट है वैज्ञानिक आधार। वही साइंटिफिक मेथड की बात है कि इसमें प्रतिरूपों, जो परिमापन की विधियां होती है या कंप्यूटर होता है, इस तरह की चीज़ों का, इस तरह के साधनों का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है समस्त सामाजिक विज्ञानों में एकता की तलाश। वही अंतर्विषयक उपागम है ये, कि सारे समाज विज्ञानों से इंटर रिलेटेड है, इसको हम अलग थलग करके नहीं समझ सकते हैं। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है अनुभव मूलक सिद्धांत का विकास। बेसिकली व्यवहारवाद में अनुभव मूलक सिद्धांत को अपनाया गया था। अब अनुभव मूलक सिद्धांत क्या है? देखिए, जो भी हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा या जो भी हम अनुभव करते हैं, अपने अनुभव से जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, वो अनुभव मूलक सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत के अंदर व्यवहारवादी ये कह रहे हैं कि सबका अनुभव एक समान है, यानी आपका और मेरा सबका अनुभव एक समान है, किसी का भी उच्च या निम्न नहीं है, किसी को भी हम कमतर नहीं आंक सकते। और ये जो अनुभव मूलक सिद्धांत है इसमें हम उसे तर्क से सत्यापित कर सकते हैं। तो इस तरह का मेथड व्यवहारवाद में अपनाया गया था। 1950 से लेकर 1970 के बीच में जब ये सिद्धांत प्रचलन में था, तब इसकी बहुत सारी कमियां देखी गई। परंपरावादियों ने इसकी काफ़ी आलोचना की, और जो स्वयं व्यवहारवादी थे उन्होंने खुद ने देखा कि व्यवहारवाद में काफ़ी कमियां रह गई हैं, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में तर्कसंगत नहीं है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए ही डेविड स्टर्न ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में अपना एक भाषण दिया था, और इस भाषण में उन्होंने क्लियर किया कि जिस व्यवहारवाद को उन्होंने अपनाया था, जिस उपागम को वो लोग अपनाना चाह रहे थे, वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, उसमें कमियां हैं, उसके प्रति असंतोष था। एक आपको याद रखना है कि जो उत्तर व्यवहारवाद है वो व्यवहारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक तरह से उसमें सुधार की मांग है, यानी ये लोग उसमें कुछ और ऐड करना चाह रहे थे। जो कमियां उनको लगी, उन्होंने उन कमियों को उत्तर व्यवहारवाद में पूरा किया। उन्होंने व्यवहारवाद की आलोचना भी की, लेकिन परंपरावाद को पुनः स्थापित करने का समर्थन बिल्कुल नहीं किया था। डेविड ईस्टन के अनुसार जो उत्तर व्यवहारवाद है उसकी बेसिकली दो मांगे थी। पहली तो प्रासंगिकता और दूसरी कार्यवाही या कार्यात्मकता, यानी कि वो रेलेवेंट होना चाहिए और एक तरह से क्रियाशील होना चाहिए। डेविड ईस्टन ने जिस तरह व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई थी, उत्तर व्यवहारवाद की उन्होंने 7 विशेषताएं बताई हैं। तकनीक की अपेक्षा सार वस्तु का महत्व, यानी जो हम टेक्निक अपना रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका उद्देश्य। सामाजिक परीक्षण की अपेक्षा सामाजिक परिवर्तन पर जोर। ये वही बात है कि जो सामाजिक प्रक्रियाएं, मानव के कार्यकलाप, जो समाज में घटित हो रहा है या जो परिस्थितियां हैं वो प्रभावित करती हैं सामाजिक परीक्षण की जो भी परिस्थितियां होती हैं उनको। नेक्स्ट, क्रूर राजनीतिक यथार्थताओं को स्वीकार करना। अब क्रूर राजनीतिक यथार्थताओं से मतलब है कि जो तत्कालीन समय के अंदर जो परिस्थितियां हो गई थी, जैसे परमाणु शक्ति का बहुत ज़्यादा विकास हो रहा था, सब परमाणु युद्ध में कूद रहे थे, और जो अमेरिका में गृह युद्ध होने लगा था, तो इस तरह की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, तो उनको लगा कि जब ये व्यवहारवादी उपागम इन प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व नहीं कर सकता है, इन राजनीतिक वास्तविकताओं को ही स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो ये एक तरह से अपूर्ण है। तो उत्तर व्यवहारवाद में उन्होंने ये जो राजनीतिक यथार्थता है उसको स्वीकार किया था। नेक्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट कि मूल्यों को महत्व दिया था। अब मूल्यों को महत्व दिया, मूल्यों के महत्व को स्वीकार किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने साइंटिफिक मेथड को छोड़ दिया। उन्होंने साइंटिफिक और वैज्ञानिक साधनों के साथ साथ मूल्यों को महत्व दिया था। नेक्स्ट है बुद्धिजीवियों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपा कि उन्हें नैतिक मूल्य निर्धारित करने होंगे, उन्हें इस समाज के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने होंगे। नेक्स्ट, क्रियानिष्ठता पर जोर। ये वही बात है कि वो अप्लाइड यानी कार्यात्मकता पे, क्रियाशीलता पर जोर दे रहे थे, कोरे सिद्धांत पर नहीं, जो क्रियाशील हों, जिनसे समस्याओं का समाधान हो, ऐसे सिद्धांतों, ऐसे अनुसंधानों पर
जोर दे रहे थे। व्यवसायों का राजनीतिकरण करना, यानी कि जो भी व्यवसाय थे उनको राजनीति विज्ञान से संबंधित कर देना। अब इसके जो अध्ययन का जो मेथड था उसके अंदर अनुभव मूलक उपागम के साथ साथ जो मानकीय उपागम यानी नॉर्मेटिव थ्योरी उसको आपस में जोड़ने की कोशिश की गई। अनुभव मूलक उपागम आप समझ गए हैं, मैंने पहले से बता दिया है। और मानकीय उपागम वो है जस्ट इसका ऑपोजिट, कि मूल्यों से सरोकार रखता है, जो जो उचित अनुचित शुभ अशुभ इसको मानता है। तो जो उत्तर व्यवहारवाद में अब अनुभव मूलक और मानकीय, ये जो दोनों मेथड हैं, इन दोनों को आपस में इंटररिलेट करके और फिर अपनाया गया। का तुलनात्मक रूप में डिफरेंस देख लेंगे तो बाकी सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाएंगे। व्यवहारवाद है शुद्ध ज्ञान या सिद्धांत, और जो उत्तर व्यवहारवाद है अनुप्रयुक्त ज्ञान यानी कि अप्लाइड नॉलेज। सेकंड है ज्ञान के लिए ज्ञान, यानी कि व्यवहारवाद में जो ज्ञान प्राप्त किया गया था उसे समाज में अप्लाइड नहीं किया गया था, वो बेसिकली ज्ञान को ही साध्य मानकर चल रहे थे। जबकि उत्तर व्यवहारवाद में ज्ञान की प्रासंगिकता पर, यानी कि ये लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में विश्वास रखते थे। निर्णय प्रक्रिया का विश्लेषण करना, जो व्यवहारवाद था वो बेसिकली जो चयन की प्रक्रिया है निर्णय प्रक्रिया पर बहुत ध्यान दे रहा था। जबकि उत्तर व्यवहारवाद जो निर्णय की जो सार तत्व है, जो कंटेंट है डिसीजन का, उस कंटेंट पर बहुत ज़्यादा जोर देता था। वस्तु तत्व यानी कि उसका उद्देश्य क्या है उसका विश्लेषण करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये मानता था। व्यष्टि छोटी इकाइयों का विश्लेषण, व्यवहारवाद में छोटी छोटी इकाइयों को अपने अध्ययन की इकाई बनाया गया था, और जबकि उत्तर व्यवहारवाद में समष्टि यानी कि बड़ी बड़ी इकाइयों को सामूहिक रूप में। व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष है और उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों का महत्व समझता था, बहुत ज़्यादा एक्चुअल में उन्होंने उसका महत्व माना था। जो व्यवहारवाद है वो यथास्थितिवाद है, और जो उत्तर व्यवहारवाद है वो सामाजिक समस्याओं के प्रति ज़्यादा सजग था। क्योंकि उस वक्त जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी तब उनको लगा कि जब ये जो हमारा जो हम सिद्धांत बना रहे हैं, ये जो उपागम आपने अपनाया है, ये सामाजिक प्रॉब्लम्स को, सामाजिक समस्याओं को तो सॉल्व ही नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे सिद्धांत का क्या फ़ायदा। इसलिए उन्होंने सामाजिक परिवर्तन पर बहुत जोर दिया। आई होप कि आपको व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमको उत्साह मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छे कंटेंट लेके आएँ और अच्छे टॉपिक्स लेके आएँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।